इस तरह से रेशो क्या रहती है यहाँ पे, फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो कंपाउंड जब भी बनेंगे तो वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के फिक्स रेशो पर कंबाइन करने पर बनेंगे। अब ये जो कंपाउंड होते हैं इसके दो टाइप है बेसिकली, आपने जाना इसके बारे में, एक है ऑर्गेनिक और दूसरा है इनऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, थोड़ा जाने इनके बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पे जो दो सर्कल आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से आप समझ जाएंगे। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं दे कंटेन कार्बन, यानी कि मेन जो एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाएगा वो होगा कार्बन। बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो भी होंगे मगर कम मात्रा में होंगे, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो प्रेजेंट होंगे मगर कम मात्रा में प्रेजेंट होंगे। मेनली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसमें क्या होगा, कार्बन होगा। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो प्राणी जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम इसकी अगर एक डेफिनेशन बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे हम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्राप्त करते हैं। और आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं पहले के समय में ऐसा जाना जाता था, ऐसा माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब के अंदर तैयार नहीं किया जा सकता, मगर बाद में जो है जो यूरिया है, यूरिया जो है एक पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको लैब के अंदर तैयार किया गया था, यूरिया को। तो उसके बाद फिर साइंटिस्ट को लगा कि जो केमिस्ट है उन्होंने कई ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर बाद में लैब के अंदर तैयार किए थे। मगर पहले के समय में ऐसा मानते थे कि कुछ ऐसी दैवी ताकतें होती हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाती हैं। मगर बाद में जब यूरिया की सिंथेसिस जो है लैब के अंदर हो गई तब फिर ये जो भ्रांति है ये दूर हुई और कई फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो वो लैब के अंदर तैयार किए गए। उसके बाद दूसरा जो है दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डू नॉट यूजुअली कंटेन्स कार्बन, यानी कि इनमें जो है कार्बन जो है वो मुख्य तौर पर नहीं होता है, यानी कि कार्बन को छोड़कर, जैसे मान लीजिए NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, तो ये एक कंपाउंड है मगर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, ठीक है, यहाँ पे तो कार्बन आप देख रहे हैं मगर ऐसा नहीं है कि कार्बन नहीं होगा, यूजुअली नहीं होगा, बड़ा कम जो है पाया जाएगा कार्बन। तो कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक अगर स्टेटमेंट देना चाहें तो हम कहेंगे दीज आर दोज कंपाउंड्स विच वी ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल्स। ठीक है, जैसे रॉक्स हो गया, ओशियंस हो गए, वहाँ से हमें जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हासिल होते हैं। तो दैट इज अबाउट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स जो हैं वो बनते हैं कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब फिक्स रेशो में कंबाइन करेंगे तो बन जाएंगे कंपाउंड्स। और जो कंपाउंड्स हैं वो दो तरह के होते हैं नेचर में, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं और इनमें मुख्य तौर पर कौन सा एलिमेंट्स पाया जाता है, कार्बन इनमें मुख्य तौर पर पाया जाता है। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि हमें नॉन लिविंग मटेरियल्स जो होते हैं, रॉक्स हो गया, ओशियंस हो गए, वहाँ से हमें हासिल होते हैं और इनमें मुख्य तौर पर जो है कार्बन नहीं होता है, इसमें जो है दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इस तरह से कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो पार्ट में डाले हुए हैं। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हम बात करेंगे फिर एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की, यानी कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमने मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड में क्लासिफाई किया है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या होती हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स। पिछली क्लास में 8th में आपने मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में जाना हुआ है, थोड़ा सा और हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो मेटल्स क्या होती हैं, देखिए मेटल्स जो होती हैं वो डक्टाइल होती हैं, मेलिएबल होती है। डक्टाइल का मतलब होता है कि आप उनकी क्या बना सकते हैं, वायर, जो लंबी तारें हैं आप क्या कर सकते हैं, मेटल्स की बना सकते हैं। मेलिएबल होती है यानी कि इनको पीट कर आप जो है इनको
किसी हथौड़ी से पीट कर जो है इनकी आप जो है पतली चादरें जो हैं, थीन शीट्स जो है वो आप इनकी बना सकते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, मैलिएबल, यानी कि मैलिएबिलिटी। तो इसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है पिछले क्लास में। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल्स होती है उनमें से विद्युत चालन जो है काफ़ी अच्छी तरह से होता है। उसी तरह से ऊष्मा जो है, हीट जो है, वो भी उनसे काफ़ी आसानी से जो है वो कंडक्ट कर जाती है, फ्लो कर जाती है। शाइनी, यानी कि जो मेटल्स होती हैं वो काफ़ी चमकीली होती हैं, चमक होती हैं मेटल्स में। हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसकी बात कभी आगे चलकर हम करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखो होता क्या है। मेल्टिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पे कोई सब्सटेंस जो है वो पिघलना शुरू कर जाता है, मेल्ट होना शुरू कर जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स कहते हैं। तो जो मेटल्स होती हैं, अगर इनको हमने पिघलाना है, मेल्ट करना है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो हमें देना पड़ता है। और बॉईल करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर इनको देना पड़ेगा, क्योंकि मेटल्स जो होती हैं आमतौर पर सॉलिड होती हैं और इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो जिस क्रिस्टल लैटिस में अरेंज हुए होते हैं, तो उस वजह से जो है इनकी ज्योमेट्री और इनकी जो पार्टिकल की अरेंजमेंट जो है वो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा बना देती है। इसके बाद नेक्स्ट दैट इज़ हाई डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, देखो डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, एम अपॉन वी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि कम वॉल्यूम में जो है इनका ज़्यादा मास जो है वो अरेंज हुआ होता है। तो इनकी डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, और डेंसिटी हाई होने के साथ साथ ये काफ़ी मजबूत भी होती हैं, इनकी काफ़ी स्ट्रेंथ जो है इनकी होती है। तो ये हम बात कर रहे थे मेटल्स की। तो मेटल्स जो है वो एलिमेंट्स का ही एक टाइप है, जैसा कि आप जान रहे हैं, पीछे आपने देखा कि हमने एलिमेंट्स जो है उसको मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड में क्लासीफाई किया हुआ है। अगला है नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो नॉन मेटल्स हैं ये थोड़ी सी, या मैं कहूँ कि लगभग जो मेटल्स हैं उनसे अपोजिट तरह की प्रॉपर्टीज जो है ये रखती हैं। तो थोड़ा देखते हैं इनके बारे में। तो नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आप जानते हैं जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हमने अभी बात की जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर डक्टाइल एंड मेलिएबल, बट नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल। जो नॉन मेटल्स हैं वो मेलिएबल नहीं, यानी कि इनको आप पीट कर जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स। और नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। जो नॉन मेटल्स हैं उनकी आप लंबी तारें भी नहीं बना सकते हैं। दे आर ब्रिटल एंड विल ब्रेक और शैटर व्हेन हिट विद ए हैमर। यानी कि हथौड़ी से जब आप इनको पीटेंगे तो ये टूट जाती हैं और इनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मतलब बिखर जाती हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, ये जो नॉन मेटल्स होती हैं। और नॉन मेटल्स आर नॉट शाइनी, यानी कि इनमें लस्टर जो है वो चमक जो है वो भी इनमें नहीं पाई जाती है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक डिफरेंस आप यहाँ से भी बना सकते हैं। तो ये मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट्स का ही क्या एक टाइप है। उसके बाद अगली बात हम करेंगे वो है मेटेलॉइड की। तो मेटेलॉइड क्या होते हैं, देखिए केमिकल एलिमेंट। मेटेलॉइड भी एलिमेंट का ही एक टाइप है। तो कैसा एलिमेंट है ये, केमिकल एलिमेंट दैट कैन हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी कि मेटेलॉइड जो है वो मेटल की तरह प्रॉपर्टीज भी रखते हैं और नॉन मेटल्स की तरह प्रॉपर्टीज भी रख लेते हैं, यानी कि बीच जैसी प्रॉपर्टी इनकी है। इसीलिए आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल में इस साइड मेटल्स हैं, इस साइड नॉन मेटल्स हैं, और बीच में जो है ये आप रेड में जो देख रहे हैं ये क्या है, मेटेलॉइड्स हैं। तो मेटेलॉइड्स आर दोज एलिमेंट्स विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो अगर आप थोड़ा देखें यहाँ पे लिखा है बी, बी मतलब बोरोन, आगे एस आई, एस आई मतलब सिलिकॉन, ए एस लिखा हुआ है, ए एस का मतलब है आर्सेनिक। उसके बाद यहाँ पे जी ई जर्मेनियम, और पोलोनियम, एस्टेटाइन, टेलुरियम, एंटीमनी, ये जो है यहाँ पे क्या है, मेटेलॉइड है। यानी कि इनकी प्रॉपर्टीज में क्या होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की तरह होती है। तो इस तरह से हमने जाना मेटेलॉइड्स के बारे में। तो ये जो है हमारा पूरा डिस्कशन हुआ। इसके बाद जो है अब हम बात करते हैं अपने मिक्सचर की। तो अब आप देखिए मिक्सचर क्या होते हैं, तो कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब आपको पता होगा एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे
प्योर सब्सटेंस जिनको आप जो है और सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, जैसे कि कार्बन है, तो कार्बन को आप और सिंपल फॉर्म में नहीं तोड़ सकते, उसको आप, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी प्योर सब्सटेंस की। उस तरह से कंपाउंड्स हैं, NaCl है जैसे कि, ठीक है, तो आपने उसके बारे में जाना। तो कम्बिनेशन होती है, यानी कि जैसे मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट हमने देखा, ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या है, जो अलग अलग तरह के जो एलिमेंट्स हैं या जो कंपाउंड्स हैं वो ही आपस में मिलते हैं किसी भी रेशो में। तो जब किसी भी रेशो में मिल जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो क्या है, मिक्सचर है। जैसे कि मान लीजिए आप एक पानी का गिलास लीजिए, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने पानी लिया हुआ है H2O, तो H2O हमने लिया है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl जो इसके अंदर आप डाल रहे हैं, सोडियम क्लोराइड इसके अंदर आप डाल रहे हैं, तो क्या होगा, इसके अंदर सोडियम क्लोराइड और पानी जो है उसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखिए दो चीज़ें हो गई यहाँ पे, एक हो गया सोडियम क्लोराइड और दूसरा हो गया पानी। तो इस तरह से दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड जब आपस में मिक्स हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि क्या बन गया, एक मिश्रण बन गया। या एक हल्का सा एग्जाम्पल आप लें, चीनी और नमक को मिक्स कर दीजिए, वो भी क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। इसमें एनी प्रोपोर्शन जो यहाँ पे लिखा है ना, इसका मतलब है कि आप ये नहीं कि 5 ग्राम चीनी लेंगे 10 ग्राम नमक लेंगे, आप 5 ग्राम चीनी लीजिए चाहे 50 ग्राम नमक लीजिए, किसी भी रेशो में आप इनको मिक्स कर दीजिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। अब ये जो मिक्सचर होते हैं ये हमारे पास जो है दो तरह के, हमने बात की कि होमोजीनियस मिक्सचर और हिटीरोजीनियस मिक्सचर। देखिए होमो का मतलब होता है सेम और हिटीरो का मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस, यानी कि किसी मिक्सचर को, किसी मिश्रण को होमोजीनियस कब कहेंगे, इफ देयर इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स एंड ऑल्सो देयर इज नो डिस्टिंक्ट बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द कांस्टेंट। यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होंगे जहाँ पे क्या होगा, एक बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हुई होगी पार्टिकल्स की, और वहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं होगी जिससे आप पता लगा सकें कि एक कांस्टेंट पार्टिकल्स यहाँ है दूसरा यहाँ, जैसे उनको सेपरेट करने वाली कोई बाउंड्री नहीं होगी। जैसे इसका एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन। मान लीजिए आपने पानी में चीनी घोली हुई है, चीनी घुलने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कि चीनी जो है कहाँ कहाँ घुली हुई है, आप ऐसा देखकर आपको प्रतीत होगा कि ये सारा पानी ही है, इसमें चीनी का आपको कहीं पता नहीं लगेगा। तो क्यों, क्योंकि चीनी जो है वो पानी के अंदर क्या है, एक बराबर घुल गई है, यूनिफॉर्म उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। तो इस तरह के जो मिक्सचर होते हैं उनको क्या कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। इसके बाद अगला है हमारे पास हिटीरोजीनियस मिक्सचर। तो जो हिटीरोजीनियस मिक्सचर है, तो हिटीरो मतलब डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट का मतलब कि यहाँ पे डिफरेंट फेजेस होंगी, यानी कि जितने ज़्यादा यहाँ पे कंपोनेंट्स होंगे उतनी ही वहाँ पे फेजेस बनेंगी। जैसे कि अ मिक्सचर इज सेड टू बी हिटीरोजीनियस इफ देयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स एंड देयर आर डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, जैसे कि शुगर एंड सैंड, यानी कि चीनी और जो रेत है उसको देखेंगे आप, मिक्स करेंगे तो आपको देखकर पता लग जाएगा कि चीनी यहाँ यहाँ इसके कण यहाँ जैसे हैं, रेत के कण यहाँ जैसे हैं। तो वहाँ पे एक बराबर डिस्ट्रीब्यूशन जो है चीनी की और रेत की नहीं होगी, तो इसलिए सैंड और शुगर का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, हिटीरोजीनियस मिक्सचर है। उस तरह से एक और एग्जांपल है इसका सोडा। देखिए जो सोडा होता है उस वो क्या है, पानी है, पानी के अंदर हमने जो है चीनी घोली होती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डाली होती है। तो एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, उसमें पानी है, उसमें चीनी है, तो तीन चीज़ें हैं जो कि उसके अंदर मिक्स हुई हैं। मगर जो एयर है वो क्या होती है, जो पानी है उसके ऊपरी सतह पे ज़्यादा होती है, नीचे नीचे वो कम होती है, वो प्रेशर के कारण जो है वो ऐसा इफेक्ट होता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है, वो एक बराबर जो है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाती है, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो घोली हुई होती है। तो इस वजह से वो भी कैसा मिक्सचर हुआ, हिटीरोजीनियस मिक्सचर जो है हमारे पास हुआ। तो ये आज हमने बातें यहाँ पे की है मैटर की फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन की। जल्दी से एक रिव्यू आपका करवाता हूँ। आपने मैटर के बारे में पढ़ा है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, these are physical properties and chemical properties. Physically we have classified matter into solid, liquid and gas, and chemically we
classified today matters into two types, that is pure substance and mixture. As far as pure substance is considered, pure substance is further classified into elements and compounds, and further elements classified into metals, non-metals and metalloids. Similarly, compound further classified into two categories or two types known as organic and inorganic compounds. Further, mixture is classified as homogeneous and heterogeneous mixture. इसके बाद हमने थोड़ा सा और एक रिव्यू किया था सॉलिड लिक्विड गैस पे. आप जानते हैं सॉलिड्स आर रिजिड, दे हैव फिक्स्ड शेप, देयर वॉल्यूम इज आल्सो फिक्स्ड. इन केस ऑफ लिक्विड दे आर नॉट रिजिड, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट शेप इज इंडेफिनेट, मीन शेप जो है वो फिक्स नहीं होती है. इन केस ऑफ गैसेस दे आर नॉट रिजिड, दे डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड आल्सो दे डू नॉट हैव फिक्स वॉल्यूम. तो ये बात हमने की इसके बारे में. उसके बाद हमने एलिमेंट्स के बारे में जाना. एलिमेंट्स जो है दे आर ए फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर फॉर्म बाय फिजिकल और केमिकल मेथड्स, एंड देयर आर ओवर 100 एलिमेंट्स, and out of these 92 occurs naturally. Elements have unique name and symbol. Here are some elements which commonly found in living things. These are carbon having symbol C, hydrogen having symbol H, oxygen having symbol O, nitrogen having symbol N. Okay, together means collectively, together these four कंपोज ओवर 90% ऑफ द मास ऑफ लिविंग मैटर. यानी कि जितने भी सजीव प्राणी हैं उनका जो 90% जो मास है वो बनता है इन चार तत्वों से, इन चार एलिमेंट से. फर्दर हमने बात की फिर कंपाउंड की. तो एज यू नो व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास, so the resulting is a compound, and there are some examples of compound: H2O, NaCl, CO2. In case of H2O there remain fixed ratio of hydrogen and oxygen. Similarly, in case of CO2 also NaCl also there remain fixed ratio of carbon and oxygen, sodium and chlorine. So in case of compound there always remain fixed ratio of these elements, and when we break these compounds they get break down into these elements from which they are made up. Next, we have classified compounds into two categories: organic compounds and inorganic compounds. Organic compounds mostly contain carbon and these are obtained from living organisms, and in case of inorganic compounds they are obtained from non-living like rocks and oceans, and they do not usually contain carbon. Instead they contain sodium, chlorine, calcium, other substances or other elements. Further, we have element having three types: metal, non-metal and metalloid. As you know, metals are ductile, malleable, good conductor of electricity, good conductor of heat, they are shiny, they have high melting and boiling point, they have high density and strength. Similarly, in case of non-metals they have some opposite properties from those of metals. Non-metals are not good conductor of heat and electricity, non-metals are not malleable and ductile, they break when we beat them with hammer and they get shattered. Similarly, non-metals are also dull in appearance, they do not have shining nature. Further, third one is metalloid. As you know, metalloids are those elements which have properties like those of metals as well as non-metals. They are found in between metals and non-metals, and there are some metalloids like boron, silicons, arsenic, astatine, polonium, antimony, germanium, etc. So that is all about the classification of matter. So today we have classified matter physically as well as chemically. तो इसके बाद हम आगे चल के जो है फिर फर्दर इनकी और डिस्कस करेंगे जो फर्दर आपका सिलेबस का है. तब तक के लिए आप इनको ध्यान से स्टडी करें और कोई डाउट है तो आप पूछें.